जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर और ये हमारा जो है कॉन्टिन्यूअस एकदम वीडियो मैं आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ प्रत्येक दिन। तो आपका काम बस इतना ही है, आप कॉपी और कलम लेकर के प्रत्येक दिन हमारे वीडियो का इंतज़ार करें और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपको मैं उसमें क्या पढ़ाया हूँ आप उसे नोट करते जाइए। बस आप 50 से 60 दिन हमारे साथ जुड़े रहें, बस आपको कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा फिजिक्स मैं आपको पढ़ा दूँगा। तो यहाँ पे आज आपको मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, और बोर्ड एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर के ये डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं किसी भी बोर्ड में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वह UP बोर्ड हो। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण आज हम लोग गणना करेंगे। और यहाँ पर देखिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखें। ये जो वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपको दिख रही है यह एक समान होना चाहिए, और इसी में कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया गया है। तो सपोज दैट यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये बिंदु पर जो है +Q आवेश है, और यहाँ पे एक पॉइंट V है, वहाँ पे क्या है -Q आवेश है। तो आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, किन्हीं 2 आवेश और उसमें से किसी एक अगर कोई 2 आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर हैं तो उसमें से यदि किसी एक आवेश को ले लिया जाए और दोनों आवेशों की प्रभावी लंबाई का जो गुणनफल होता है, पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वो क्या कहलाता है, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो दोनों आवेश हैं एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, 12 डिस्टेंस पे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉइंट A पर मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक फोर्स काम कर रहा है, वो फोर्स क्या है, QE है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स -Q आवेश पर लग रहा है, वो क्या है, QE है। चूँकि दोनों आवेशों पर जो बल का परिमाण है वो समान है, लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो हम लोग जो बल आघूर्ण का जो डिफिनेशन लिखेंगे यहाँ से, मतलब बल आघूर्ण का जो मेरे पास फार्मूला होगा, वो बल आघूर्ण का फार्मूला ये होगा, टार्क जो है बल आघूर्ण का सिंबल है। तो किसी एक बल का परिमाण यानी एक बल का मान और उस दोनों बलों के बीच की मतलब क्रिया रेखा की जो है उनके लंबवत दूरी लेनी है। तो ये आप क्या लीजिएगा, यहाँ पे कौन सी दूरी की हम बात कर रहे हैं, AC की। तो AC हमें जो है यहाँ पे निकालना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बल आघूर्ण है वो किसी एक बल का परिमाण और उनके बलों के बीच की जो है लंबवत दूरी होती है, ये बल आघूर्ण होता है। इसका जो सिंबल है वो टार्क है, F × AC है। अब हम लोग जो है AC का वैल्यू अलग से यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC से हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा होता है स्पेशल लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने की भुजा क्या है, ये लंब है, और कर्ण का यहाँ पे काम कौन कर रहा है, 12। तो AC का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कितना हमें मिला, 12 साइन थीटा। तो ये ले जाके उसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो टार्क ये बल है, तो किसी भी एक बल का परिमाण आप ले लीजिए, या यह। तो ये QE हो गया और ये 12 का मान क्या हो गया, 12 साइन थीटा हो गया। तो जो टार्क का मान मिला है वो क्या है, Q × E और 12 साइन थीटा। तो आप पढ़े हैं कि Q × 12 E साइन थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q × 12 को इसे हम लोग P लिख सकते हैं। तो PE साइन थीटा। तो ये टार्क की जो है वैल्यू आ गई। तो ये बल आघूर्ण होता है अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है और वह एक प्रकार से आप देख सकते हैं बल युग्म बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये फोर्स जो है इस आवेश पर इस दिशा में बल लगा रहा है और ये आवेश जो है इधर बल लगा रहा है।
फर्क ये है दोनों परिमाण में सेम है लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो विपरीत होने के कारण एक प्रकार से ये बलयुग्म का निर्माण करता है। तो बलयुग्म के लिए आप जो है इस प्रकार से आप देख लेंगे। तो यहाँ पर जो लगने वाला इस पर बल होगा इस वैद्युत ध्रुव पर, यानी ये बल, ये एक इसका दिशा पहले उधर होगा और इसका -q आवेश के कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा इसका दिशा इधर होगा। तो हम लोग इस प्रकार से बल आघूर्ण को निकाल लेते हैं। तो बल आघूर्ण फार्मूला है किसी मतलब एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव आघूर्ण के किसी एक बल का परिमाण और उस बलों के बीच के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ये पॉइंट सबसे बड़ी बात है। उन दोनों बलों के बीच की जो क्रिया रेखा है, इसकी इधर रेखा और इसकी इधर रेखा, इन दोनों बलों के बीच की ये क्रिया रेखा के बीच का हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है AC का मान निकाल लेते हैं, उसमें पुट कर देते हैं। तो टार्क किसके बराबर हो जाता है, P sin थीटा के। अब इसके लिए कुछ विशेष कंडीशन है, उस कंडीशन पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। विशेष परिस्थितियाँ, इफ़ अगर मान लीजिए थीटा का मान 0 डिग्री है तो टार्क क्या मिलेगा, आप पढ़े हैं कि PE और sin 0 का मान क्या होता है, 0। तो थीटा बराबर 0 पर जो टार्क मिनिमम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगेन हम लोग जब देखते हैं कि सेकंड कंडीशन, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो टार्क क्या होगा, PE sin 90 डिग्री। sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो इसलिए जो इसका अधिकतम मान होगा वो कितना होगा, वो PE होगा। अर्थात बल आघूर्ण का जो अधिकतम मान होगा टार्क मैक्स, वो कितना होगा, PE के बराबर होगा। तो ये है बलयुग्म का आघूर्ण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बस आपको इतना ही करना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेना है और इसमें जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ले लेना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे दो आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की जो लंबवत दूरी है, इसे तो आप बोल सकते हैं बलयुग्म का आघूर्ण। लेकिन जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की जो प्रभावी लंबाई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मैं डिटेल जो है पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसका संकेत जो होता है P होता है और P बराबर होता है Q × 2L। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने Q × 2L को यहाँ पे क्या लिख दिया है, P लिख दिया है और E sin थीटा। जनरली इसके दो केसेज होते हैं और दोनों केस में टार्क मिनिमम का मान 0 आता है और टार्क मैक्सिमम का मान P आता है। अर्थात बलयुग्म आघूर्ण का अधिकतम मान P होता है और बलयुग्म आघूर्ण का मिनिमम मान जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब सपोज दैट यह जो है बलयुग्म का आघूर्ण यदि थीटा कोण से हम किसी अन्य कोण पे इसे घुमाएं तो उस दौरान जो है इसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। सपोज दैट ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा से ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसे हम जो है थीटा कोण पर रखे हैं। अब मान लीजिए इस थीटा कोण से कुछ और कोण पे इसे जब हम रोटेट करेंगे तो उस दौरान जो है कितना इसके द्वारा कार्य किया जाएगा, उस कार्य की हमें जो है गणना करनी है। तो आइए देखते हैं। हाँ, मैं आपको एक समझा दूं कि यहाँ पर हम लोग अब क्या फाइंडिंग करने जा रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव को d थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। सपोज दैट ये कोई जो है आपके पास वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे एक Q आवेश है, यहाँ पे -Q आवेश है, पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, E की दिशा है। सपोज दैट इसको जो है इतने एंगल पर रोटेट कर दिया गया यहाँ से यहाँ, अर्थात ये क्या है, मान लीजिए θ1 है और ये मान लीजिए θ2 है, कुछ भी आप मान सकते हैं। पहले यह कहाँ था, इसका जो पोजीशन था कुछ इस प्रकार से था। अब जो है सपोज दैट इसको जो है इसका पोजीशन कुछ ऐसे कर दिया गया, अर्थात इसे जो है θ1 से कितने एंगल पर, θ2 एंगल पर रोटेट कर दिया गया। तो कुछ अगर इस प्रकार से कंडीशन बने कि मतलब वैद्युत द्विध्रुव को यदि थीटा कोण पर रोटेट किया जाए या d थीटा कोण से घुमाया जाए तो उस दौरान इसके द्वारा कितना कार्य होगा, तो उस कार्य की गणना हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग
क्या करेंगे कि सबसे पहले वैद्युत ध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाएंगे। तो अगर हम लोग उसे डी थीटा कोण से घुमा रहे हैं, अर्थात थीटा का मान बहुत स्मॉल है, तो उसके द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो भी तो बहुत स्मॉल वर्क किया जाएगा। तो उस दौरान जो है उसके द्वारा वर्क होगा वो डी ओमेगा होगा। तो हम लोग जो है डी ओमेगा की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा। अब हम लोग जानते हैं डी ओमेगा टार्क, तो टार्क का मान अभी वॉल्यूम का आघूर्ण हम लोग निकाल चुके हैं, पीई साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि टार्क अभी स्पेशल आपने पीछे निकाला है। तो पी साइन थीटा होता है और ये डी थीटा। जब हम लोग इसे डी थीटा वर्ग से घुमाएंगे, डी थीटा कोण से घुमाएंगे। अब सपोज दैट इसे जो है हम लोग थीटा कोण से घुमा रहे हैं, माना थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। तो जब हम लोग इसे थीटा कोण से घुमाएंगे तो इसका आप इंटीग्रेशन दिखा देंगे डी ओमेगा का, और ये टोटल वर्क बता देगा। और आप जो है यहाँ लिमिट लगा लीजिएगा, कहाँ से, 0 से थीटा। सपोज दैट ऐसा हम लोग मानते हैं, पहले वो 0 डिग्री पे था, अब उसे हम लोग कितना एंगल से घुमा रहे हैं, थीटा कोण से रोटेट कर रहे हैं। तो 0 टू थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा और ये डी ओमेगा। अब ये क्या रिजल्ट देगा, 0 टू थीटा और डी ओमेगा आपके पास है पीई साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो है इंटीग्रेशन इसका होगा नहीं, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसे आप जो है इम्प्लाई दैट्स पीई, और यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, पी को आप बाहर कीजिए और 0 से थीटा और साइन थीटा डी थीटा। आप पढ़े हैं साइन थीटा का, कुछ तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक सूत्र, तभी आप फिजिक्स जो है समझ सकते हैं, फिजिक्स लगा सकते हैं। तो फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ सूत्र फर्स्ट पेज पे आपके एनसीईआरटी के बुक पे दे दिया होगा, उस सभी सूत्रों को आप जो है याद कर लीजिए। तो ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, मैं आपको लिख रहा हूँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास थीटा, और यहाँ लिमिट 0 टू थीटा लग जाएगा। माइनस साइन को अगर हम बाहर कर लेते हैं, माइनस पीई, तो आपका अंदर कितना आ जाता है, कास थीटा, और 0 टू थीटा। और ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, तो इसमें जब पुट करेंगे माइनस पीई, तो ये क्या हो जाएगा, कास थीटा माइनस कास 0 डिग्री। ये अपर लिमिट, ये जो थीटा है यहाँ पे पहले लिखा जाएगा थीटा के स्थान पे, और ये 0 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो माइनस पीई और कास थीटा माइनस कास 0 का मान क्या होता है, 1। सपोज दैट इसे हम पलट करके लिखें, जैसे कास थीटा -1 लिखा है, अगर मैं इसे 1 माइनस कास थीटा लिखूंगा तो यहाँ माइनस साइन बाहर होगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो टोटल जो वर्क डन होगा पीई और 1 माइनस कास थीटा। तो ये होता है एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अगर आप वैद्युत ध्रुव को डी थीटा कोण से घुमा रहे हैं तो उस दौरान आपको ये वर्क मिलने वाला है, W बराबर पीई 1 माइनस कास थीटा। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत ध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा की हमें गणना करनी है, अर्थात विद्युत ध्रुव जो है उस पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है उसका हमें जो है यहाँ पे गणना करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं किसी वैद्युत ध्रुव को जब डी थीटा कोण से घुमा रहे हैं तो उस दौरान कुछ कार्य होता है। मान लेते हैं, माना डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। अगर वैद्युत ध्रुव को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप डी थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं तो उसके द्वारा स्मॉल वर्क डी ओमेगा होगा। तो डी ओमेगा बराबर टार्क इंटू डी थीटा हो जाएगा। डी ओमेगा बराबर टार्क की जो वैल्यू होती है, वॉल्यूम का आघूर्ण होता है, पी साइन थीटा डी थीटा होता है। अब इसी को आप अगर थीटा कोण से रोटेट कर रहे हैं, यदि वैद्युत ध्रुव को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, तो अब इसे अगर हम लोग थीटा कोण से घुमा रहे हैं तो उस दौरान हमें जो है इसका इंटीग्रेशन दिखाना पड़ेगा और ये टोटल वर्क को बता देगा। बस ये यहाँ पे याद रखना है, यहाँ जो हम लोग लिमिट लेंगे वो पाई/2 से
थीटा लिया जाएगा, π/2 से थीटा, π/2 से थीटा डी ओमेगा की वैल्यू कितनी है, PE साइन थीटा डी थीटा। बस सेम कंडीशन है, आप इसे फॉलो कर दीजिए और PE को बाहर कर लीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ π/2 थीटा और ये क्या हो गया साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से आपको P मिल गया और ये साइन थीटा का कितना होता है माइनस कास थीटा π/2 थीटा। तो माइनस साइन बाहर अगर हम लोग कर रहे हैं तो माइनस PE और कास थीटा और लोअर लिमिट π/2 और ये अपर लिमिट हो गया। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा PE और यहाँ देख रहे हैं कास थीटा ये लिमिट, तो थीटा की जगह कास थीटा माइनस कास π/2। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, तो W बराबर PE और कास थीटा, कास 0 का मान 1 होता है और कास 90 का मान कितना होता है 0 होता है। ये 90 है, पाई का मान 180 होता है और 2 से भाग करेंगे 90, ये माइनस 0 होगा। तो W किसके बराबर हो गया PE कास थीटा के बराबर हो गया। तो ये जो हमें वर्क मिला है, यहाँ से मैं माइनस साइन छोड़ दिया हूँ, यहाँ माइनस आप लगाते रहिएगा नहीं तो आपका जो है गलत हो जाएगा। तो यही जो वर्क मिला है यही वर्क किसके बराबर हो जाता है U के, और यही क्या होता है माइनस PE कास थीटा होता है। तो इस प्रकार से ये भी जो है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमा रहे हैं तो उस पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी गणना कीजिए। तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा थीटा कोण से घुमाने में। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाला है एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक। तो हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम से कि यदि कोई दो आवेश वायु या निर्वात में रखा हो तो उनके मध्य जो एक बल लगता है F1, यानी अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से यदि कोई दो आवेश वायु या निर्वात में हो, वायु या निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो F1 बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सपोज दैट अगर इसी आवेश को किसी अन्य माध्यम जैसे ईथर आदि में रख दिया जाए, दूसरे माध्यम फॉर एग्जाम्पल जैसे ईथर आदि में रख दिया जाए, तो यही बल इस प्रकार से काम करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अर्थात कूलाम का नियम ये कहता है यदि कोई दो आवेश वायु या निर्वात में रखे हो तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन अगर इसी आवेशों को दूसरे माध्यम जैसे ईथर आदि में रख दिया जाता है तो उस दौरान जो है माध्यम का परावैद्युतांक K लिया जाता है और F2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 1 भागा 2 करने पर तो F1 बाई F2 पूरा का पूरा क्वांटिटी कट जाता है ऊपर नीचे और ये आपको क्या मिलता है K मिलता है। तो यही होता है माध्यम का परावर्तन। अर्थात किसी एक माध्यम में रखे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है और किसी दूसरे माध्यम में रखे दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाले बल का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और आपसे मेरा यही उम्मीद रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से मेरा वीडियो देखें। शुरू से अगर आप देखते हैं तो फिजिक्स आपके लिए कुछ नहीं है। बस हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स एक प्रकार से बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बस उसे आप जो है बारीकी से प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझते जाएं तो इस प्रकार से जो है आपको पूरा का पूरा समझ आएगा। अगर आप वीडियो बीच से देख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए अगर फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना है तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखें।
बस आपके लिए 2 लाइन मोटिवेशन। यदि आप पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबाज बदलोगे, यदि आप पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबाज बदलोगे, लेकिन यदि आप पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। किसी को सफलता महज यूं ही नहीं मिल जाती है इतनी आसानी से, उसके लिए आपको कठिन त्याग, परिश्रम और लगन करना पड़ता है। अगर आप बिस्तर से जगेंगे नहीं, बिस्तर से उठेंगे नहीं, तो आपको जो है सफलता कैसे मिलेगी? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इतिहास वही बदलते हैं जिनके अंदर जो है पागलपन की तरह से जुनून होता है, तो वह जो है हिस्ट्री को बदलते हैं। बाकी सबके बस की बात नहीं है इतिहास बदलना। बदलने के लिए तो सब लोग सोचते हैं, लेकिन वही बदलते हैं जो उसके लिए कुछ करते हैं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके वक्त खराब होते हैं। तो आपके लिए इतना ही। नमस्कार।